ईरान की औरतें अपने शौहर के करीब जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल क्यों करती हैं? राज जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं 17 साल की थी जब चची को मैंने हर रात चचा के पास जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल करते देखा। मैं जब भी पूछती तो चाची हर बार मेरी बात टाल देती। एक रात राज जाने के लिए मैं चाची के कमरे में छुप गई और फिर जो कुछ मैंने देखा मेरे तो होश उड़ गए। क्योंकि मेरा नाम राफिया है। ईरान में औरतें शोहर से हम बिस्तरी करने से पहले लहसुन का रस क्यों लगाती थी? ये एक बहुत खूबसूरत सुबह थी। मैं अपनी चाची के साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। मेरी चाची का छोटा भाई जैन मेरे सामने बैठा हुआ था। उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थी और ये ऐसी नजरें थी जो मुझे खुश कर रही थी क्योंकि मैं जैन को पसंद करती थी। चाची का भाई यहाँ पर आता जाता रहता था और वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। मेरी उम्र 17 साल थी लेकिन मुझे जैन से प्यार हो गया था। कम उम्र में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी और वो भी मेरे लिए ऐसी ही फीलिंग्स रखता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज का सूरज मेरी जिंदगी में अंधेरा लाने वाला है। आज के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। चाची का भाई 2 दिन से यहाँ पर आया हुआ था। जैन नाश्ता करने के बाद नौकरी के लिए निकल गया था और मैं चाची के साथ घर के कामों में मसरूफ हो गई थी। मेरी माँ और मेरे अब्बू का तो बचपन में ही इंतकाल हो गया था। वो लोग मुझे काफी सालों पहले इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। चाची मेरी माँ की जगह तो नहीं ले सकती थी लेकिन उन्होंने मुझे इज्जत की छत दी हुई थी। यही बहुत था। काम करते हुए मुझे वक्त का पता ही नहीं चला और दोपहर हो गई थी। चाची अपने कमरे में आराम करने के लिए जा चुकी थी और मैं किचन की सफाई करने के लिए किचन में रह गई थी। इतनी ही देर में मुझे दरवाजा बजने की आवाज आई। मैं जैसे ही दरवाजे पर गई तो दरवाजे पर एक अजीब सा लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था जिनकी नजरों में ऐसी चुभन थी कि मैंने जल्दी से उसे देखकर अपने कपड़े ठीक किए थे। मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और कभी कभी यही बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया करती थी। मैं जहाँ भी जाती थी वहां पर लड़के मुझे गौर गौर से देखते थे, इसलिए मैं ज्यादातर घर से बाहर निकलती तो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करती थी और इस टाइम भी मैं अपनी खूबसूरती को छुपाने की कोशिश करने लगी थी। वो आदमी मुझसे चाची के बारे में पूछ रहा था। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा था ताकि अंदर जाकर चाची को बुला लाऊं, लेकिन उस आदमी ने दरवाजे पर हाथ रख दिया कि दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कोई गैर थोड़ी हूँ, चाहो जाकर अपनी चाची को बुलाओ। उसकी बात मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। मैं पहली बार उस आदमी को यहाँ पर देख रही थी और वो कह रहा था कि वो मेरे लिए कोई गैर नहीं है। मुझे दरवाजा खुला हुआ छोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था लेकिन मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं फौरन अंदर की तरफ भागी और चाची को इस बारे में बताया कि एक आदमी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। उसके हुलिये के बारे में सुनते ही चाची के चेहरे का रंग बदल गया। वो कहने लगी कि तुम्हें दरवाजे पर आने की जरूरत नहीं है, तुम किचन का काम खत्म करो। उनकी बात सुनकर मैं किचन में पहुंच गई थी और चाची दरवाजे पर चली गई थी और फिर मुझे चाची की थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई देने लगी थी। वो उस आदमी से क्या बात कर रही थी ये तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन कोई ऐसी बात जरूर थी जो बहुत ही खामोशी के साथ और चुपके चुपके की जा रही थी। मैं सोच में पड़ गई थी कि चाची इस आदमी से क्या बातें कर रही है और ये आदमी कौन है जो चाची से ही बात करने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ ही देर गुजरी थी कि चाची मेरे पास आई और कहने लगी कि इस आदमी के बारे में तुम्हें अपने चाचा या फिर मेरे भाई जैन इस बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। चाची की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। चाची रोज सुबह सवेरे दूसरे शहर में काम करने के लिए जाते थे और रात को ही वो घर वापस आते थे, लेकिन वो दिन में कई बार चाची को फोन करके उनसे बात करते थे और मेरा भी हाल चाल पूछ लेते रहते थे। चचा चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए चचा मुझे अपनी ही बेटी समझते थे। चचा जी मेरी बहुत ही परवाह करते थे, इसलिए चाची ने मुझे सख्ती से समझा दिया था कि मुझे उन्हें कोई भी बात नहीं बतानी है। लेकिन मेरे दिल के अंदर तजस्सुस पैदा हो गया था कि यह आदमी कौन है जिनके बारे में चाची सबसे छुपाना चाहती है। मुझे तो वो कोई बदमाश आदमी लग रहा था, लेकिन मेरी चाची का इससे क्या ताल्लुक था। फिलहाल चाची की बात सुनकर मैंने अपनी जबान पर ताला लगा लिया था और ना ही मैंने इस बारे में जैन से कोई बात कही थी और ना ही चाचा से कुछ कहा था। मैंने सोच लिया था कि आज नहीं तो कल खुद ये बात सब लोगों को पता चल जाएगी, क्योंकि मेरा मानना था कि कोई भी बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। और फिर इसी रात जैन मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि जल्दी ही मैं अपनी बहन से तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बात करूंगा। मैं चाहता हूँ कि अब जल्दी ही हमारी शादी हो जाए। जैन की बात सुनकर मैं हंसती थी क्योंकि मैं अभी 17 साल की थी और वो 25 साल का हो गया था और फिर अभी इसकी परमानेंट नौकरी भी नहीं लगी थी। वो बस थोड़े बहुत ही पैसे कमाता था, फिर वो मुझे कैसे अपने घर में रखता। इतनी जल्दी तो हमारी शादी मुमकिन ही नहीं थी। मगर जैन का कहना था कि कुछ बातें हैं जिनकी वजह से वो जल्दी ही मुझसे शादी करना चाहता है और वो अपने लिए किसी अच्छी नौकरी की तलाश हर दिन कर रहा है और फिर वो मुझे लेकर नौकरी के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट
हो जाएगा। मुझे इस बात पर भला क्या इतराज हो सकता था। मैंने उसे कह दिया था कि अगर चाची मानती है तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं होगा। ये सुनकर जैन को बहुत खुशी हुई थी और उसने खुशी से मेरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। उसके इस तरह से छूने से मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो दिन तो खामोशी से गुजर गया था और कुछ दिन बाद वो आदमी फिर से हमारे घर पर आ गया था। वो आदमी आज सीधा दरवाजे से घर के अंदर चला आया था। अब की बार चाची ने उसे अपने कमरे में बिठा दिया था। मैं किचन में मौजूद थी, तभी अचानक चाची भी कमरे में आ गई। उन्होंने एक लहसुन उठाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें मेरे कमरे की तरफ आने की जरूरत नहीं है जब तक मैं खुद तुम्हें आवाज ना दूं। मैंने बड़ी हैरानी से अपनी चाची के हाथ में लहसुन पकड़ा हुआ देखा था और वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई थी। मुझे कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी थी। 2 घंटे ही ऐसे गुजर गए थे और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थोड़ी देर बाद मुझे चाची ने आवाज देकर जूस लाने के लिए कहा। मैं 2 गिलास जूस लेकर चाची के कमरे के दरवाजे तक जैसे ही पहुंची, वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बातें करते करते मुझे देखकर तभी खामोश हो गए। मेरी नजर खुद ब खुद अपनी चाची पर ठहर गई थी क्योंकि उनकी हालत कुछ बदली बदली सी मालूम हो रही थी। उनके बाल तो अच्छी तरह से बंधे हुए थे, लेकिन अब उनके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब हालत में हो रहे थे। इससे पहले कि मैं और गौर से चाची का जायजा लेती तो वो आदमी चाची को कहने लगा कि ये तुम्हारी बेटी है, ये तो बड़ी ही खूबसूरत और जवान है, तुम इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती? इसके लिए तो तुम्हें आसानी से रिश्ता मिल जाएगा। अब इसकी उम्र हो रही है, अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दो। इस आदमी की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो मेरे लिए अनजान आदमी था। वो ना सिर्फ मेरी जवानी की तारीफ कर रहा था बल्कि उसने तो मेरी शादी के बारे में भी बात छेड़ दी थी। वो पता नहीं कौन था जितना खुलकर मेरी चाची से बातें कर रहा था और फिर चाची भी हंसकर उसे कहने लगी, हाँ अब इसकी शादी ही तो करनी है, यही मेरी जिम्मेदारी है। मेरी तो अब उम्र हो रही है, लेकिन अब ये जवान हो गई है। मैं शर्म की वजह से फौरन वहां से निकलकर वापस आ गई थी। चाची उस अनजान आदमी के सामने जिस तरह से मेरी जवानी के बारे में बातें कर रही थी, मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख लग रहा था और उन दोनों के बीच फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। कुछ देर के बाद वो आदमी वापस गया तो चाची ने मुझे फिर से यही समझाया कि जैन को और चाचा जी को इस बारे में कुछ मत बताना। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि अचानक उस वक्त जैन घर पर आ गया था। तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने घर जाने के बजाय यहाँ पर आ गया था। उसने उस आदमी को घर से निकलते हुए देखा तो फौरन मेरे पास चला आया और मुझसे पूछने लगा कि यह आदमी कौन था और यहाँ पर क्यों आया था। मैंने इनकार करते हुए सर हिला दिया और कह दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। यह आदमी चाची से मिलने के लिए आया था। जैन सीधा चाची से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया और फिर न जाने अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन दोनों की चीखने चलाने की जोर जोर से आवाजें आने लगी। चाची जैन को बुरा भला कह रही थी। जैन भी आगे से चाची को बहुत ज्यादा जवाब दे रहा था। न जाने उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। मुझे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन इतना आइडिया जरूर था कि बात कुछ ज्यादा ही बड़ी है और शायद इस अनजान आदमी से जुड़ी हुई है। काफी देर बाद जब जैन चाची के कमरे से बाहर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और वो स्टोर रूम में चला गया और जाकर अंदर बंद हो गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आज वो हमारे घर पर ही रुकने वाला था। उसके बाद चाची भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के खाने के टाइम पर जब मैं चाची को बुलाने के लिए गई तो चाची बहुत ही गुस्से में थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ तुम जाकर खाना खा लो और सो जाओ। उनका रवैया मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा था। पता नहीं जैन ने कौन सा हंगामा खड़ा कर दिया था कि जिस बात का गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। मैंने चाची से इस बारे में पूछना भी चाहा कि क्या हुआ है तो वो कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है, इसलिए ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं आंसू बहाती हुई उनके कमरे से निकल आई थी और लगातार फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे बड़ी बेचैनी के साथ अपने वालिदैन याद आ रहे थे। मैं अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटी तो मेरे दिमाग में बस यही बात आ रही थी कि जैन ने अपनी बहन से ना जाने किस बात पर झगड़ा किया है। क्या इस अनजान आदमी की वजह से उसका और चाची का झगड़ा हुआ है? स्टोर रूम का दरवाजा तो अंदर से लॉक था, वरना मैं उसे जाकर जरूर पूछती। जैन जब भी हमारे घर पर आता था तो वो इधर ही ठहरता था। हमारा घर छोटा था और सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में चचा और चाची रहते थे और दूसरे कमरे में मैं रहती थी और एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था जहाँ पर जैन कभी कभी ठहर जाता था। मुझे सुबह होने का इंतजार था। सुबह हुई तो ये बात चाची से पता चलनी थी या फिर मुझे जैन से ही पूछनी थी, लेकिन अगली सुबह इससे भी ज्यादा कुछ अजीब सा हुआ था। जब मैं सोकर उठी तो जैन घर से जा चुका था और चाची भी खामोशी से घर का काम कर रही थी। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और उनका रवैया देखते हुए भी उनसे कुछ पूछ नहीं सकी। सुबह उठते ही मेरा पहला काम सफाई करना था, इसलिए मैं सीधा सफाई करने में मसरूफ हो गई और चाची के कमरे की सफाई करने के दौरान मुझे वहाँ लहसुन का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल गया, जिसे चाची किचन से लेकर अपने कमरे में
गई थी और मैं सोच रही थी कि चाची लहसुन क्यों उठाकर लाई थी। आखिर उस अनजान आदमी को इस लहसुन का क्या करना था, या फिर चाची ने ही इस लहसुन का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो बहुत ही दबा हुआ लग रहा था। उसे खाया नहीं गया था, उसका छिलका भी उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे ही उसका रस निकाल लिया गया है। मैंने सफाई करते टाइम उसे फेंक दिया था और फिर सफाई में बिजी हो गई। फिर शाम के टाइम चाची मुझसे कहने लगी, चलो मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि चाची मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती थी, इसलिए मैंने दुपट्टा लिया और मैं उनके साथ चल पड़ी। लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची मुझे कहाँ लेकर जा रही है। चाची ने रिक्शा किया और हम रिक्शे में बैठकर चल पड़े। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई थी जब रिक्शे वाले ने मार्केट को क्रॉस कर दिया। मैंने चाची से पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बाजार तो पीछे निकल गया। वो कहने लगी कि दूसरा सामान खरीदना है, इसलिए दूसरे मार्केट जा रहे हैं। उनका रवैया मुझे पहले से कुछ बेहतर लग रहा था और काफी देर के बाद हम एक अजीब से बाजार में पहुंच गए। यहाँ भीड़ भाड़ तो थी, लेकिन लोग काफी अजीबोगरीब मालूम हो रहे थे। रिक्शे से उतरे तो चाची मुझे किसी दुकान के बजाय बाजार के पीछे बने हुए एक घर में ले गई। एक बड़ी उम्र की औरत ने दरवाजा खोला और चाची को देखकर मुस्कुराने लगी। चाची कहने लगी, इसे अपने पास रखो, मैं माल के सही दाम लगवा कर आती हूँ। मैंने चाची को परेशानी से देखा कि वो मुझे अपने साथ ले जाने के बजाय यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रही हैं। चाची ने मेरा चेहरा देखा तो वो कहने लगी कि परेशान मत हो, ये भी तुम्हारी चाची ही है, तुम यहाँ बेफिक्र होकर बैठो, बस कुछ देर में मैं वापस आती हूँ। फिर चाची मुझे छोड़कर वहां से पलट गई। वो औरत मुझे अंदर ले गई और घर का दरवाजा बंद कर दिया। और फिर जैसे जैसे वो मुझे साथ लेकर अंदर जाने लगी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस दरवाजे के पीछे तो क्या अलग ही जगह बनी हुई थी, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और एक अजीब सी महक आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद मुझे आइडिया हो गया था कि मैं किसी नॉर्मल जगह पर नहीं हूँ। ये जगह अलग ही जगह थी। दरवाजों के पीछे छोटे छोटे कपड़े पहने हुए लड़कियां खड़ी हुई थी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके कपड़े और उनके चेहरे पर भरा हुआ मेकअप मुझे एक अलग ही सच्चाई बता रहा था। मैं चलती चलती रुक गई तो एक औरत पलटकर मुझे देखने लगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे वापस जाना है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर वो औरत जोर से हंसी और कहने लगी कि इस दरवाजे के अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी चाची तुमसे जान छुड़वाकर यहाँ से जा चुकी हैं। अब ना ही वो कभी पलटकर वापस आएंगी और ना ही तो कभी यहाँ से लौटकर बाहर जा सकेगी। ये मेरी दुनिया है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। तू भी एक औरत है, इसलिए तुझे भी यहाँ पर रहकर मेरा कहना मानना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने अपने हाथ उसके हाथ से कस के छुड़ाया और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रहूंगी और मेरी चाची कुछ देर में आते ही होगी। मैं बाहर जाने के लिए जैसे ही पलटी तो उसने पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली और कमीज जोर से खींची, जिससे मेरी कमीज फट गई। फिर मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचे दे मारा और मैं जमीन पर गिर गई। मेरे मुंह से खून निकलने लगा। वो औरत मेरे पास बैठकर कहने लगी कि तेरी चाची तुझे यहाँ पर बेच कर गई है, अब तू मेरी खरीदी हुई गुलाम है। मैंने तेरी महंगी कीमत दी है उस औरत को। चल अब जा और जाकर तैयार हो, रात को कस्टमर आएंगे और तुझे भी यहाँ लाइन में खड़ा होना होगा। फिर उसने एक औरत को आवाज देकर बुलाया और मुझे उसके हवाले कर दिया। मैं उस वक्त उसकी बात सुनकर हैरान हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। मेरी चाची मेरी माँ की तरह थी। पिछले इतने सालों से मैं अपनी चाची के साथ रह रही थी, वो मेरे ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकती है। मैं चाह कर भी उस औरत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था ये एक बेहाना ख्वाब है और कुछ देर बाद मेरी आंख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि ये ख्वाब नहीं था, कि जिंदगी की एक कड़वी बल्कि जिंदगी की एक कड़वी हकीकत थी। वो दूसरी औरत मुझे एक अंधेरे कमरे में ले गई। उसने खुशबूदार पानी बनाया और उसमें मुझे नहलाया। मेरे चीखने चिल्लाने का, रोने धोने का उस औरत पर कोई असर नहीं हो रहा। वो कहने लगी, तुझ जैसी लड़कियां यहाँ रोज आती हैं, एक दो दिन रोती हैं, उसके बाद खुद ही खुशी खुशी बिस्तर पर चली जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि अब यही मेरी जिंदगी है, इसलिए तुम भी खुशी खुशी ये जिंदगी कबूल कर लो, जो भी है जैसी भी है। यही तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए खुशी खुशी इस काम का आसानी से कर लो, वरना रशीदा बानो यही काम तुमसे जबरदस्ती करवाएगी और तुझे तकलीफ भी ज्यादा होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे वजूद में करंट दौड़ गया था। मैं 17 साल की थी और वो मुझे इस धंधे में उतारना चाहती थी। वो मुझे कमरे की तरफ खींचते हुए ले गई, जहां से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो कहने लगी, देखो ये लड़की रशीदा बानो की बात नहीं मान रही थी, इसलिए इसे यहाँ पर बंद करके रखा गया है। इस बेचारी को ना खाने को कुछ दिया जा रहा है और ना ही पीने को। अगर तुमने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भी ना खाने को कुछ दिया जाएगा और ना ही पीने को। तुम्हारा भी यही हाल होगा। उसकी जबरदस्ती करने पर मैंने खुशबूदार पानी से गुस्ल किया था और फिर उसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार करना शुरू किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पहले वाली औरत, जिसका नाम रशीदा बानो था, वो वापस आ गई
उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगी, तू तो सच में बहुत खूबसूरत है और बड़ी कमाल की चीज़ है। तेरे तो बड़े अच्छे दाम लगेंगे। मैंने तेरी चाची को भी बहुत पैसा दिया है, वो वही सारा पैसा मैं तेरे जिस्म को बेचकर वसूल करूंगी। रशीदा बानो जैसे ही हंसी तो उसके पांच से भरे हुए दांत दिखाई दिए। ये निसारा मैंने अक्सर फिल्मों में देखा था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में भी कभी ऐसा वक्त आ जाएगा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने उस औरत से पूछा कि मेरी चाची मुझे यहाँ पर छोड़कर क्यों गई है। वो जोर से हंसी और कहने लगी है, तो तुझे मालूम होगा, हम तो बस माल खरीदते हैं। माल हम तक क्यों लाया जाता है ये हमें नहीं मालूम। वो दूसरी औरत जिसका नाम बेगम चांद था, रशीदा बानो से कहने लगी कि ये अभी छोटी है, इसे अभी हमारे काम के बारे में कुछ पता भी नहीं है। कस्टमर के हवाले करने के बजाय पहले महफिल में नाचने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जब थोड़ी समझदार हो जाए तो इसे किसी अच्छे और महंगे कस्टमर के सामने पेश करना, ताकि इसका सही पैसा वसूल हो सके। उस औरत की बात रशीदा बानो को समझ आ गई और वो कहने लगी, ठीक है, इससे नाचने गाने की तैयारी करवाओ। इस बात का हुक्म देते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। बेगम चांद मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि कुछ दिनों के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो, इस दुनिया में आज नहीं तो कल तुम्हें कस्टमर के पास जाना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। मैं भी जब यहाँ आई थी तो सिर्फ 15 साल की थी। मुझे तो यहाँ पर मेरी सगी माँ बेच कर गई थी, क्योंकि उसे तो पैसों से मतलब था। उसने कभी अपनी बेटी से प्यार ही नहीं किया। बेटियां बोझ लगती थी, इसलिए वो मुझे यहाँ पर बेचकर चली गई थी। तब से आज तक मैं हर रोज किसी ना किसी कस्टमर के साथ होती हूँ, क्योंकि अब यही मेरी जिंदगी है। मैंने यहाँ से भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, जिस पर रशीदा बानो खुद अपने नौकरों के साथ पहरा देती है। इसलिए यहाँ से फरार होने के बारे में मत सोचना, वरना रशीदा बानो तुम्हारी वो हालत करेगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। बेगम चांद बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोहब्बत करने वाली औरत थी। उसकी बोल चाल भी मुझे बहुत पसंद आई थी। बाकी यहाँ तो कोई औरत ढंग से बात ही नहीं करती थी। वो मुझे ना सिर्फ प्यार से समझा रही थी, बल्कि खुद भी नाच गाना भी सिखा रही थी, जबकि मैं सारा टाइम रोती रहती थी। मुझे अपनी इस किस्मत पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे और कोई नहीं बल्कि मेरी अपनी ही चाची यहाँ पर छोड़कर चली गई। और फिर कुछ दिन इस तरह से गुजर गए। अब तो रोते रोते मेरी आंखों का पानी भी सूख चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया था और सोच लिया था कि ज्यादा रोने से भी कोई फायदा नहीं है। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी चाची मुझे लेने के लिए कभी नहीं आएगी। ना जाने उन्होंने मुझसे किस बात का बदला लिया था। जैन ने उनसे आखिर ऐसा क्या कहा था जो वो मुझे अगले ही दिन इस दुनिया में छोड़कर चली गई थी। मैं सवाल का जवाब जानना चाहती थी कि मेरी चाची ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन फिलहाल इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। मुझे 1 महीने तक इन महफिलों के बारे में और नाचना भी सिखा दिया था, और फिर मुझे भी इस महफिल का हिस्सा बनाया जाने लगा था, जहां शराब के नशे में डूबे हुए आदमी हमारे सामने बैठ जाते थे और हमें अजीबोगरीब कपड़ों में उनके सामने अपना नाच पेश करना पड़ता था। पुरानी लड़कियां तो नाचने में ही काफी माहिर हो गई थी। वो इस काम को बड़ी आसानी से कर लिया करती थी, लेकिन मेरे लिए ये काम बहुत ही मुश्किल था। मैंने सारी जिंदगी जैन के सिवा किसी को देखा ही नहीं था, ना ही कभी घर की चार दीवारी से अकेले में बाहर निकली थी। यहाँ इतने अनजान आदमियों के आगे अपने जलवा पेश करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जहाँ कहीं मेरे कदम रुकते थे, तभी रशीदा बानो हाथ में पकड़ा हुआ चाकू घुमाकर मेरी कमर पर दे मारती, और सभी लोग इस बात से अनजान होते। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मुझे समझ आ गया था कि अब यही मेरी दुनिया है, और मुझे यहीं पर रशीदा बानो के इशारों पर नाचना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जिस दिन मैं सही से नहीं नाचा करती थी, मेरा खाना पीना बंद कर दिया जाता था, और फिर मैं सारा दिन भूख प्यास में तड़पती रहती थी। इसलिए मैंने भी नाचने में बराबर से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और फिर इसी तरह से 1 महीना और गुजर गया था। एक अमीर आदमी कोठे पर चलाया। उसने आते ही सबसे पहले मेरे दाम लगाए थे। वो मुझे 2 लाख रुपयों की कीमत पर एक रात के लिए खरीदना चाहता था, और वो बहुत बड़ी रकम थी। रशीदा बानो तो खुशी खुशी फौरन ही राजी हो गई थी। उसने उस आदमी से रुपया ले लिया और उसे एक छोटे से कमरे में भेज दिया, और बेगम जान से कह दिया कि वो मुझे तैयार करके उस आदमी की खिदमत में पेश कर दे। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लग गई थी। नाचने को तो मैं अब नाच चुकी थी, लेकिन अब तक मैंने किसी कस्टमर के साथ रात नहीं गुजारी थी। बेगम जान मुझे अपने साथ ले गई और अपने हाथों से मुझे तैयार करते हुए कहने लगी कि तुम जितना ज्यादा शोर करोगी, कस्टमर तुम्हें उतना ही परेशान करेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोशी से उसके साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाओ। एक रात के लिए समझ लो कि वही तुम्हारा शौहर है, और ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। बेगम जान मुझे तैयार करते हुए शीशे में मुझे दिखाते हुए कहने लगी, हमारी खूबसूरती ही हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। ये तुम्हारा खूबसूरत चेहरा और गोरा चिटा जिस्म, ये तुम्हारे लिए सिवाय मुसीबत के और कुछ नहीं है।
अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो कोई तुम्हारा दाम भी नहीं लगाता। मैं भी अपनी इस खूबसूरती से तंग आ चुकी हूँ। मैं 40 साल की होने वाली हूँ, लेकिन मेरा खूबसूरत चेहरा और मेरे जिस्म की चमक दमक मुझे बूढ़ा नहीं होने देती। कोई ना कोई मेरा दाम लगा ही देता है और फिर मुझे खुद को उसके सामने पेश करना पड़ता है। तुम भी जब तक खूबसूरत हो तब तक तुम्हें ये सब कुछ झेलना होगा। बेगम जान मुझे दिमागी तौर पर तैयार कर रही थी और मेरे आंसू थे ये कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे बार बार चचा और जैन की याद सता रही थी। मुझे अब तक इस बात पर यकीन नहीं आया था कि चाची मुझे जानबूझकर यहाँ पर छोड़कर गई हैं और इस सब के लिए शायद जैन जिम्मेदार है। जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम चाह ने मेरी नजर उतारी और गहरी सांस भर के कहने लगी, कमरे में दाखिल हो जाना और खुद को उस आदमी के हवाले कर देना। मेरे पास भी इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं इस छोटे से कमरे के अंदर चली गई जहां पर एक नन्हा सा बल्ब जल रहा था। धीमी सी रोशनी में मुझे सब कुछ भयानक लग रहा था। मैंने सोचा था कि जाती ही मैं उस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगी और उससे कहूंगी कि वो मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करे। मैं रहम की भीख मांगूंगी तो उसे मुझ पर तरस आ ही जाएगा। कम उम्र की थी और जिस आदमी ने मुझे खरीदा था वो कोई 40 साल की उम्र का आदमी था। मेरे हिसाब से तो वो मेरे बाप जैसा ही था, मगर मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर आने वाले आदमी भी इतने ही पत्थर दिल के होते हैं जितनी यहाँ की औरतें हैं। मैं जब कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी जैसे ही उसके चेहरे पर नजर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके माथे पर एक बड़ा सा जख्म का निशान था और आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी और उसकी नजरें मेरे जिस्म पर टिकी हुई थी। मुझ पर इतना डर सवार हुआ था कि मैं वापस बाहर निकलने लगी थी कि तभी उसने मुझे पीछे से पकड़कर खींच लिया और कहने लगा कि तेरे इतने महंगे दाम दिए हैं, फिर तू कहाँ भाग रही है। उसका मुंह खुलते ही शराब की बदबू ने मेरी सांस बंद कर दी थी। मैं उसके आगे रहम की भीख मांगने लगी थी, लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया था। वो कहने लगा कि चल अब सीधी तरह से बिस्तर पर आ जा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू जैसी लड़कियों के नखरे। उसने मुझे सीधा बिस्तर पर धक्का दे दिया था और फिर मेरे दिमाग में बेगम चांद की बातें घूमने लगी थी। उन्होंने कहा था कि बिस्तर पर जाने से पहले अपनी नाक पर लहसुन का रस जरूर लगा लेना। उन्होंने एक लहसुन मेरे हाथ में मुझे दे दिया था। मैंने उसे मुट्ठी में बंद कर लिया था जिसे मैं इस्तेमाल करना भूल गई थी। जैसे ही मुझे बेगम चांद की याद आई मैंने जल्दी से वो लहसुन अपनी नाक पर मलनी शुरू कर दी। उसका रस मेरी नाक पर लग गया और फिर उसके बाद मेरे साथ वही सब कुछ हुआ था जो मेरे साथ होने वाला था। उस आदमी ने सारी रात पूरी तरह से अपने पैसे वसूल कर लिए थे। मेरा रोना धोना किसी काम नहीं आया था। वो आदमी तो बिल्कुल ही पत्थर दिल था। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। शायद वो शराब के नशे में चूर था या फिर उसे इन सब की आदत थी। मेरे लिए एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे रात खत्म ही नहीं होगी। और फिर एक वक्त आया जब मुझ पर बेहोशी सवार होने लगी थी। अब मैं पूरी बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो बेगम जान मेरे सामने मौजूद थी। वो कस्टमर सुबह होने से पहले ही जा चुका था। बेगम जान मुझे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगी, बस पहली रात ही मुश्किल होती है, आगे तेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मेरे लिए कुछ भी आसान होगा। गुजरी हुई रात बहुत ही भयानक थी। मैं होश में आने के बाद भी चला रही थी। बेगम जान मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और सारा दिन मैं बस उनके सीने से लगकर आंसू बहाती रही। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती है तो शायद मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। पहली बार मुझे यकीन हुआ था कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। रिश्ते भी सिर्फ दिखावे के ही होते हैं। मेरी चाची जैसे मैं माँ की जगह देती थी, उन्होंने ही मुझे इस दलदल में धकेल दिया था। यहाँ मैं अपनी पहचान को भुला चुकी थी। मेरा नाम राफिया था, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम रुखसार रख दिया गया था। यहाँ सब लोग मुझे इसी नाम से पुकारते थे क्योंकि मैं खुद भी भूल चुकी थी कि मेरा नाम पहले कभी राफिया था। सारा दिन मैं बेगम चांद के पास ही रही। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं किसी कस्टमर के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? कोठे पर रहने वाली लड़की की कीमत ना लगे। 2 दिन खामोशी से गुजर गए। फिर तीसरे दिन एक 30 साल का कस्टमर मेरी कीमत लगाने के लिए आया था। मैंने रशीदा बानो से इनकार करना चाहा तो उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगे कि यहाँ इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। अगर तू नहीं चाहेगी तो मैं तुझे खुद कस्टमर के आगे फेंक आऊंगी। मैं रशीदा बानो के आगे मजबूर हो गई थी। बेगम जान ने मुझे उस आदमी के पास जाने के लिए तैयार किया और साथ ही मेरी मुट्ठी में लहसुन भी पकड़ा दिया कि इसे अपनी नाक पर लगाना मत भूलना। मैंने खामोशी से वो लहसुन मुट्ठी में दबाया और मैं मरे मरे कदमों से इस कमरे में पहुंच गई। मैंने खामोशी से उस बुड्ढे के साथ रात गुजार ली। अब की बार मैंने कोई रोना धोना नहीं किया था। बेगम चांद की बात सही साबित हुई थी। जब मैंने शोर शराबा नहीं किया तो कस्टमर ने भी मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन पहले मैंने अपनी नाक पर लहसुन का रस लगा लिया था। इस लहसुन से क्या होता था, बेगम चांद ने मुझे ये क्यों लगाने के लिए दिया था, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अपनी जिंदगी में कमा रही थी, अपनी जिंदगी गंवा रही थी।
या अपनी इज्जत गंवा रही थी। अब हर दिन मेरे साथ ऐसे ही होता था। मुझे अभी भी जैन की याद आती थी। क्या उसने मेरी गुमशुदगी पर अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया होगा? क्या उसने मुझे कभी नहीं ढूंढा? क्या वो भूल चुका होगा? बस मैं हमेशा यही सोचती रहती थी। वो कस्टमर चला गया था और मैं खामोशी से बेगम चांद के कमरे में चली गई थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और धीरे से कहने लगी, तुम कस्टमर के पास जाने से पहले अपनी नाक पर लहसुन का रस लगा लेती हो ना? बेगम चांद की बात पर मैंने हाँ में सर हिला दिया था। बेगम चांद ने कहा कि तुम मेरी बेटी की उम्र की तो हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लोगों से नहीं बचा सकती। तुम्हारी पहचान बदल गई है। अगर तुम यहाँ से भागने की भी कोशिश करोगी तो यह माशरा तुम्हें जीने नहीं देगा, क्योंकि तुम एक धंधा करने वाली औरत बन गई हो। बेगम जान मुझे हमेशा यही समझाती थी कि अब कभी भी यहाँ से बाहर की दुनिया के बारे में मत सोचना, और मैंने बेगम जान की बातों को अपने दिलो दिमाग में बसा लिया था। ऐसे ही मुझे 8 महीने यहाँ पर रहते हुए गुजर गए। अब तो मैं इस काम की आदी हो गई थी। मुझे सिर्फ इतना पता होता था कि कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा है और मैं खुद ही अपने आप को तैयार कर लिया करती थी। मैं जो कभी जैन की दुल्हन बनने के ख्वाब देखती थी, अब हर रात ही हर नए मर्द की दुल्हन बनती थी। लेकिन हर रात बेगम जान मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी, और ये ज़रूर बताती थी कि बिस्तर पर जाने से पहले पहले ये लहसुन अपनी नाक पर ज़रूर लगा लेना। 1-2 बार मैंने इसके बारे में बेगम जान से पूछा, इस लहसुन में ऐसा क्या है जो आप हर बार मुझे दे देती हो? तो वो कहने लगी कि सही वक्त आने पर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। याद रखना, किसी भी कस्टमर के पास जाने से पहले लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि बेगम जान बीमार थी, लेकिन वो अपना इलाज नहीं करा रही थी। वैसे भी हम जैसी औरतों का इलाज मुमकिन कहाँ है? हमारा तो यहाँ कोई अपना ही नहीं है जो हमारी फिक्र कर सके। मेरी फिक्र करने वाली यहाँ पर सिर्फ बेगम जान थी। अगले ही दिन मेरे पास रशीदा बानो आई और कहने लगी कि रात को तैयार रहना, तुम्हारे पास एक कस्टमर आएगा। ये कहकर वो चली गई और मैं तैयार होने लगी, क्योंकि अब मुझे इस दुनिया की आदत हो गई थी। मैं जब पूरी तरह से तैयार हो गई तो बेगम जान ने फिर आकर मुझे लहसुन का टुकड़ा पकड़ाया। मैं आज सोच में पड़ गई थी कि आखिर बेगम जान मुझे ये लहसुन क्यों देती है। आज मैं उनसे इस सवाल को पूछ कर ही रहूंगी, लेकिन मुझे कस्टमर के पास जाने के लिए देर हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं वापस आऊंगी तो उनसे सवाल का जवाब ज़रूर पूछूंगी। कस्टमर मेरा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं कस्टमर के कमरे में उसके पास पहुंची, लेकिन इससे पहले मैंने लहसुन के रस को अपनी नाक पर लगा लिया था। हालांकि मैं इतना ज़रूर जानती थी कि इसके पीछे कोई ना कोई ख़ास बात तो ज़रूर है। मेरे दिमाग में बार बार लहसुन वाली बात घूम रही थी। अगर मुझे कोई इस बारे में बता सकता था तो वो सिर्फ बेगम जान थी, और आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगी, क्योंकि वो हर बार मुझे लहसुन के बारे में बताना नहीं भूलती थी। मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस कमरे में मौजूदा मर्द कोई और नहीं बल्कि जैन था, जो नशे में चूर बिस्तर पर बैठा हुआ था और मुझे देखते ही वो एकदम उछल पड़ा और फिर मेरे पास आकर हैरानी से पूछने लगा, राफिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और पीछे हटाकर कहा कि मैं राफिया नहीं हूँ, मेरा नाम रुखसार है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं राफिया बनकर जैन का सामना करती। मेरी इज्जत लूट चुकी थी। सालों से इस कोठे पर मेरी इज्जत नीलाम हो रही थी। जैन ने आकर मेरे कंधों से पकड़कर मुझे झंझोड़ दिया और कहने लगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम ही मेरी राफिया हो। तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मुझे तो मेरी बहन ने यही बताया था कि तुम किसी लड़की के साथ भाग गई हो। जैन की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बहन थी। ये बात सुनकर वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगा और उसने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उसने मुझे बताया कि जब से मेरी बहन को तुम्हारे और मेरे अफेयर के बारे में पता चला था, तभी से वो तुमसे नफरत करने लगी थी। इसलिए वो अनजान आदमी को अपने फायदे के लिए बुलाती थी, क्योंकि जीजा जी तो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। मुझे उनके इस प्लान के बारे में पता चल गया था, तभी तो मैं तुम्हें दूसरे शहर ले जाने की बातें करता था। लेकिन जब उस दिन हम लोग बातें कर रहे थे तो वो बातें मेरी बहन ने सुन ली थी, और वो आदमी बहन से मिलने के लिए आता था। मैं अपनी बहन की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था। जब जीजा जी घर पर नहीं होते तो वो गैर मर्दों के साथ ताल्लुक बनाती है। ये बात तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात को जानता था। मैंने अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो लगातार जीजा जी को धोखा देती रही, और उस दिन भी मुझे उस आदमी को घर से निकलता हुआ देखकर बहुत गुस्सा आ गया था। अपनी बहन को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वो लगातार जीजा जी को धोखा देती रही, और इसी बात पर मेरी बहन से झगड़ा हुआ था। फिर उसके अगले ही दिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि तुम किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने रो धोकर मुझे इस बात पर यकीन दिलवा दिया। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कई जगह तलाश करने की कोशिश की, तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिली।
उन्होंने जीजा जी को भी यही बताया कि आपकी भतीजी भाग गई है और फिर मुझे भी यही लगने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे तुम्हारी चाची की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारी चाची बहुत बीमार है और बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसे उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। ये सब कुछ उनके साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बिन माँ बाप की बच्ची को सताया। अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने तुम्हें इस कोठे पर छोड़ दिया। ज़ैन रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा था कि उसने मुझे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ज़ैन मुझे अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया तो वो खामोशी से वहां से चला गया। उसने मुझसे जिद इसलिए नहीं की क्योंकि वो जान चुका था कि मैं एक कोठे वाली हूँ और इस हाल में वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा और ना ही उसे ये माशा मुझे कबूल करने देगा। ज़ैन की हालत मेरी बेवफाई में ऐसी हो गई थी कि उसने अपने आप को शराबी बना लिया था और वो कोठे पर भी आने लगा था। वो अपनी रात पूरी किए बिना ही वहां से शर्मिंदा होकर चला गया था और मैं बेगम जान के कमरे में आ गई थी। लेकिन जैसे ही मैं बेगम जान के कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि बेगम जान बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। मैंने उनको छूकर देखा तो उनका जिस्म ठंडा पड़ा था। शायद वो इस दुनिया से जा चुकी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बेगम जान को ही अपना सब कुछ मानती थी और आज वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन उनकी मिट्टी में चिट्ठी थी जिस पर उनकी पूरी कहानी लिखी हुई थी कि वो किस तरह से इस कोठे पर आई थी और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। और साथ ही चिट्ठी पर भी ये लिखा हुआ था कि इस लहसुन को नाव पर लगाने से क्या होता है। दरअसल इस लहसुन के रस को नाव पर लगाने से औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती और वो तरह तरह की बीमारियों से भी दूर रहती है। बेगम चांद को ये सब कुछ बताने वाला कोई नहीं था इसलिए वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी। लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने ये नुस्खा मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। उन्हें मेरी सेहत की बहुत फिक्र थी इसलिए वो हर बार मुझे लहसुन पकड़ाना नहीं भूलती थी। पर अफसोस की बात यह थी कि बेगम जान इस दुनिया से जा चुकी थी और अब कोई भी मुझे ये लहसुन पकड़ाने वाला नहीं था और मैं अब यहीं इस कोठे पर अपनी बची कुची जिंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन आज भी मुझे बेगम जान की याद आती है जिसे मेरी इतनी फिक्र थी। लहसुन का रस अपनी नाक पर लगाने से मुझे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई है और ना ही मैं किसी कस्टमर से हामला हुई हूँ। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।